उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले तो मैं श्री स्वामी माधव प्रियदास जी महाराज मुनि जी, स्वामी बालकृष्ण दास जी और सभी संतों को प्रणाम करता हूँ और नवीन भाई दवे और स्वामी नारायण गुरुकुल प्रतिष्ठान के न्यासियों की ओर आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और इतना सम्मान दिया। मैं यहाँ पे 17 साल पहले आया था। उस वक्त जैसा नवीन भाई ने कहा, मुझे देख के लगा कि इस ज़मीन पे क्या हो सकता है, पानी कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा हमने इसको सर्वे करा ली है और आप अगली बार जब आएंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा यहाँ पर निर्माण कार्य हो जाएगा। कुछ इन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी थीं और बताते रहते थे कि निर्माण कार्य कैसे चल रहा है। उन तस्वीरों को देखने के बाद और उनको सुनने के बाद भी जो मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा कि वाकई कितना अच्छा काम यहाँ हुआ है, तो मैं आश्चर्यजनक रह गया। नवीन भाई और डॉक्टर त्रिवेदी दोनों ने मुझे सारे भवन दिखाए, जहाँ भोजन तैयार होता है वो भी दिखाया, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है वो भी दिखाई। मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि अगर इनको भारत सरकार या किसी और सरकार में निर्माण कार्य दिया जाए तो हम लोग की काफ़ी समस्या हल हो सकती है। कुछ यहाँ पे मदर टंग और भाषा के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ और मैंने इसके बारे में कुछ बैठे बैठे सोच रहा था कि यहाँ पे जो संस्कृत की पढ़ाई है उसका कितना महत्व है। ये सही है कि हम सब की भाषाएं अगर पूछा जाए भारत के कोने कोने में तो कोई कहेगा हिंदी, गुजराती, मराठी, असमीज़, बंगाली, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम सब मातृभाषा लिख देंगे। लेकिन अगर ग्रैंड मदर टंग पूछी जाए कि आपकी मातृभाषा की मदर कौन है, तो सबको संस्कृत लिखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत से ही इन भाषाओं में जो सबसे सुंदर शब्द हैं आपको उज्ज्वलित मिलेंगे। तो ये कहना कि संस्कृत भाषा अब लिप्त हो गई या लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, ये पूरा सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो संस्कृत की शिक्षा पर यहाँ पे बल दिया जा रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है। अगर सही मायने में देखा जाए कि जगह जगह कहीं पे पाठ होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, श्लोक कहे जाते हैं, तो चाहे वो केरला से लेके और गुवाहाटी तक, कामरूप, पशुपतिनाथ, श्रीनगर, कहीं पे आप जाइए उनका उच्चारण, लय सब एक होता है। तो आप एक तरह से देखेंगे कि जिन गुरुओं ने और शिक्षकों ने और इसमें जो पंडित निपुण थे, शास्त्री थे, उन्होंने संस्कृत भाषा को जो जीवित रखा है उनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और मैं इस बात को देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि यहाँ पर संस्कृत भाषा के ऊपर इतना बल दिया जाता है। एक कुछ जिक्र आया था नदियों का, और नर्मदा के बारे में भी नवीन भाई ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट दे दिया है। तो इसका सही ये है कि ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के कारण पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ था। इसमें 4 स्टेट्स थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। पानी रोका जा रहा था, बंद बन रहे थे, एरिया पानी के नीचे जा रहा था, वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में था। लाभ हो रहा था गुजरात और सौराष्ट्र में, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा गुजरात सरकार का खर्च हो रहा था, थोड़ा सा महाराष्ट्र का और राजस्थान का तो बहुत कम। और चूंकि 4 राज्य इसमें थे और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसको रोक रही थी, पूरी फाइल सब रुकी हुई थी, तो
एक ये सोचा गया कि ये चिट्ठी पत्री लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री इस बात पे माने कि चारों मुख्यमंत्री को एक साथ बुला लिया जाए। तो जब वो एक ऐसी डेट मिली कि सब साथ आ जाएं, तो उनसे मैं अलग अलग मिला और दोपहर में जब मीटिंग हुई तो मालूम था कि सेशन साहब एनवायरनमेंट सेक्रेटरी बहुत सी शर्तें रखेंगे, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। प्रधानमंत्री को एक फंक्शन में जाना था, वो आए, वो बैठे कि भाई क्या है इसमें, ऑब्जेक्शन क्या है। तो सेशन साहब ने लिखना शुरू किया, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा साहब देखिए जो ये कह रहे हैं सब सही है, तो ये लिख दें कि क्या क्या होना है और उसके ऊपर एक कमेटी बना दी जाए और उसके इनको चेयरमैन बना दिया जाए। तो वो बोले भाई ये बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए, प्रोजेक्ट क्लियर होने में क्या कंडीशन होंगी ये आप लिख दीजिए। तो हमसे बोले नरेश ये बना दो पेपर। मैंने कहा साहब पेपर तो बनाना बड़ा वो है, लेकिन मैं ये पेपर सेशन साहब को देता हूँ, ये जो चाहें लिख दें। तो उन्होंने जितना सोच सकते थे वो कॉर्नर हो गए। उन्होंने कुछ लिखा, उस कमेटी का अध्यक्ष से बना के और प्रोजेक्ट अप्रूवल अनाउंस कर दिया। उसके बाद तो गाड़ी चली गई। तो एक ये बड़ी मुश्किल से निकला था। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो गंगा और जमुना का क्या हाल हुआ है, मैं मुनि जी महाराज के शब्दों से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी पैदाइश वहाँ की है, मैं छुटपन से देख रहा हूँ कि ऊपर वालों ने गंगा का क्या हाल किया है। आप लोग दिल्ली जाते हैं या देखते हैं कि जमुना वहाँ बह रही है और दिल्ली वाले जमुना का पानी पीते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सितंबर महीने के अंत के बाद जमुना दिल्ली नहीं आती है। पूरी जमुना का पानी हथनी कुंड बराज पे रोक दिया जाता है। एक बूंद पानी जमुना का दिल्ली नहीं पहुंचता जब तक कि फिर से बरसात शुरू नहीं हो जाती। ये क्यों हो रहा है? विभाग ने काफ़ी गैर जिम्मेदारी तरीके से नहरें बना बना के अपर गंगा कनाल, अपर जमुना कनाल, सारा पानी काश्तकारों को दे दिया। मैं ये नहीं कहता काश्तकारों को पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन हुआ क्या कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया गया और नीचे नदी के का क्या हाल होगा ये सोचा ही नहीं गया। अब भी ये हाल है कि पानी नहीं निकाल लेते हैं गंगा जमुना का ऊपर, जो पानी खेतों से बह के वापस आएगा रिवर बेड में, उसको पंप आउट कर देते हैं। तो वो पानी जो आना चाहिए था वो भी नहीं आता है। तो अगर नदियाँ सूख जाएंगी तो नदी साफ कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा था जब मैं वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी था कि भाई ये गंगा क्लीनिंग प्लान, ये मैंने कहा इस प्लान से तो कुछ होगा नहीं। आप कुछ फैक्ट्री को रोक दीजिए, सीवेज रोक दीजिए, वो सब रोकना है माना, लेकिन गंदे पानी को सिर्फ पानी साफ कर सकता है, आदमी नहीं साफ कर सकता। तो जब तक आप पानी नहीं छोड़ेंगे जितना नदी को चाहिए, आप ये नदी कभी साफ नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी जटिल समस्या बन गई है कि खेतों में एफिशिएंसी जब तक नहीं बढ़ाएंगे पानी के इस्तेमाल की, तब तक किसान को तो पानी चाहिए। वो तो मेहनत करता है, उसमें उसने ज़मीन खोद रखी है, बीज बो रखे हैं, पानी मना करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी तरह से ये सिखाना पड़ेगा कि पानी का सदुपयोग हो, ताकि नदियों की जो इस वक्त हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है उसमें सुधार आ सके। मैं अगर मुझसे कहा जाए कि गुजरात में आपको क्या 3 चीज़ें याद हैं, तो मैं कहूँगा एक तो शपथ लेने के बाद सीधे गांधी आश्रम जाके गांधी जी के समक्ष उनसे प्रेरणा लेना और वहाँ माथा टेकना। दूसरा, मैं समझता हूँ सिर्फ मैंने 2 वृक्ष लगाए हैं जहाँ पे ये नर्मदा का ऑफिस और गेस्ट हाउस है, और तीसरा जो मैंने यहाँ पे लाके स्टोन रखा, इसके लिए मैं नवीन भाई दवे और बाकी प्रतिष्ठान के निवासियों का हमेशा आभारी रहूँगा। गांधी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, अमेरिका का जिक्र किया था मोदी जी महाराज ने। मुझे याद है वहाँ पे एक एग्जीबिशन रूम बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था स्पिरिट ऑफ इंडिया।
तो हम भी गए हुए थे वहाँ वॉशिंगटन से, क्योंकि वहाँ डॉक्टर अरुणाचलम और प्रोफेसर रेड्डी वगैरह थे, वो हमको ले गए थे और चर्च में सेरेमनी हो रही थी। तो वहाँ बिशप साहब बोले, रैबाई बोले, एक बुद्धिस्ट वाले थे, और फिर मेरे से कहा कि अब आप बोलिए। तो मैं ज़रा सरप्राइज उसमें खड़ा हुआ और मुझसे सवाल किया गया था कि स्पिरिट ऑफ इंडिया है क्या। तो मैंने कहा स्पिरिट ऑफ इंडिया इज इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो इंक्वायरी इनटू व्हाट? सेड इंक्वायरी इनटू व्हाट आर वी डूइंग हियर, व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट इज द पाथ ऑफ राइटियसनेस, एंड हाउ डू आई नो अबाउट गॉड। तो उस पर व्याख्यान हुआ कि हाउ टू रीच गॉड। तो जो मुझे थोड़ा बहुत आता था, मैंने कहा कि भाई अर्जुन के दिमाग में कुछ समस्या थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि भाई आपको हमने देख लिया और आपने ये सब बताया है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको पाने के तरीके क्या हैं। तो बोले तरीके तो बहुत हैं, लेकिन 3 विशेष रास्ते हैं। एक तो है भक्ति, एब्सोल्यूट डिवोशन एंड वर्शिप एंड यू विल रीच मी। दूसरा है कर्म, डू द राइट डीड, फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड यू विल रिसीव मी। बोले तीसरा क्या है? इज द पाथ ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, सर्च फॉर नॉलेज एंड ट्रूथ टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, यू विल रीच मी। तो फिर ये सवाल उठा कि इसमें से आपको क्या, कौन सा पसंद है? तो बोले पार्थ, तुम्हें तब तक जान जाना चाहिए था कि तीसरा जो है वो मुझे पसंद होगा, क्योंकि जब तक तुम मुझे जानोगे नहीं तो मुझे क्या प्रसन्नता होगी। तो इससे मैंने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का कहा। फिर एक उदाहरणा थी कि गुरु और उपनिषद के क्या माने हैं, मुझसे बाद में सवाल हुए। तो मैंने कहा जहाँ तक मेरी जानकारी है, उपनिषद इस ऊपर से नीचे बैठ के गुरु से सीख लेते हैं, गुरु बताते हैं, उसी जो वार्तालाप होता है उसी से उपनिषद बनी और फिर वेद लिखी गई। तो एक सवाल उठा था इसमें, और उसको एक एनेक्डोट भी आया था कि गुरु द्रोणाचार्य जब दूसरी तरफ थे और भगवान कृष्ण दूसरी तरफ थे, तो कुछ उन्होंने कि आप अर्जुन को ज़्यादा कुछ फेवरेटिज्म कर रहे हैं। द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई आपके लिए तो सब जीव समान हैं, आप कहते हैं केशव, पर अर्जुन के लिए आपको ख़ास कुछ दर्जा आपने दिया हुआ है। तो बोले भाई गुरु द्रोणाचार्य, आपको तो इसका अनुभव हो जाना चाहिए था अब तक। तो बोले क्यों? तो बोले ये समझ लीजिए कि अर्जुन वो नर है जो नारायण के दर्शन कराएगा। ये उन्होंने इसलिए कहा कि वो जानते थे कि सब लोगों में अर्जुन की जो भक्ति थी वो उसमें कोई और चीज़ नहीं थी, वो पूरी 100% डिवोशन और वर्शिप थी, और जिसको उन्होंने पहचाना था और जिसका उन्होंने उसको फल भी दिया। गांधी जी के बारे में मुझे याद है, सन 97 में मेरे पहुंचने के साल भर बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का 50वां वर्ष की जुबली थी, 50 इयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो उस सिलसिले में हम लोग कई घोषणाएं कर रहे थे। उसमें एक ये भी घोषणा कर दी थी कि ख़ास कैपिटल में वॉशिंगटन में गांधी जी की स्टैचू बनाएंगे ऑन मैसाचुसेट्स एवेन्यू। वो एक एम्बेसी के कार्यालय के सामने पार्क था। वो ये भूल गए कि ये जोन 1 है और नेशनल कैपिटल का गढ़ है ये वॉशिंगटन डीसी में। तो अब घोषणा हो गई, तो हमारे अफसर गए और मेयर ऑफ वॉशिंगटन से कहा कि साहब इसके लिए परमिशन चाहिए। तो बोले क्या बात कर रहे हो, हमें कोई पावर नहीं है, आप फेडरल गवर्नमेंट के पास जाइए। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गए। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा कि ये हमारे पास ये पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, शायद वाइट हाउस वाले प्रेसिडेंट ऑफिस कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग वाइट हाउस गए कि साहब इसके लिए परमिशन चाहिए। तो वाइट हाउस ने 2-3 हफ्ते में बताया कि साहब जांच करिए, हमें प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है।
तो भाई फिर क्या होगा? तो ये हुआ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में एक्ट पास कराइए, तब आपको परमिशन मिल सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये भी ट्राई करना चाहिए। तो एम्बेसी वालों ने और एनआरआईज जिन्होंने बहुत मदद करी, ख़ास करके जो गुजरात प्रदेश के थे, कांग्रेसमैन को लेके हम लोगों ने बिल इंट्रोड्यूस किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और फिर लंबा किस्सा है कि कैसे निकाला गया। बट जब कांग्रेस में उन्होंने पेशी रखी एविडेंस के लिए, क्योंकि उनका बड़ा लंबा प्रोसीजर है एक्ट पास करने का, तो हमको 12 मई सन 98 को पेश होना था एविडेंस देने के लिए। और 11 मई को यहाँ से पोखरण शायद 250-300 मील होगा। पोखरण कितनी दूर हो गए? 300 मील। 300 मील पे एक एटॉमिक टेस्ट कर डाला गया। तो हम लोग जब 12 को गए एविडेंस देने यूएस कांग्रेस में, तो सबके पास अखबार था कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, इंडिया ने कर दिया। तो थोड़ी घबराहट हुई कि भाई ये तो बिल फेल हो जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तरह तरह के कांग्रेसमैन और मेंबर्स, इससे पहले कि हम बोल पाएं, गैरी एकरमैन was a Jew, Frank Pallone Jr. was from Ireland, बॉब मैकालम, हर तरह के लोग, और जो चेयरमैन थे वो मॉर्मन क्रिश्चियन थे, और सब ने गांधी जी के बारे में पॉजिटिव बोला। तो मैंने कहा मुझे कुछ एविडेंस देने की ज़रूरत है क्या अब? और वो हाउस में जाके और कांग्रेस में बिल पास हो गया और उसके बाद सेनेट में भी पास हो गया। तो ये एक मुझे वहाँ पर मिला कि कितनी गुडविल और कितनी इज्जत यूनाइटेड स्टेट्स में गांधी जी के लिए है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हो, सेनेट हो, लेजिस्लेचर हो, इसका मुझे अनुभव हुआ। आज जो मैं जब दिल्ली से आया था तो बुरी खबर सुबह सुबह मिली थी, बड़ी परेशानी थी, वो दिल्ली की जितनी टेंशन हो सकती है वो सब थी। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ का जो माहौल था और जो 2 घंटे मुझे मौका मिला सबको देखने का, और किस तरह से लोग वॉलंटरी वर्क कर रहे थे, चाहे खाना बनाने के लिए, चाहे सफाई करने के लिए, तो वो सारी चिंता और टेंशन जो है वो दिमाग से निकल गई। मैंने फिर सोचा कि नवीन भाई ने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, मैं इनसे शिकायत करूँगा। फिर मुझे याद आई कि नहीं, उन्होंने कई बार बुलाया था, तो मैं ये नहीं कर सकता। आप लोगों ने मुझको सुना और इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं फिर आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण जी।